जय हिंद साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं पादप प्रजनन के अंदर संकरण की प्रमुख विधियां पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर सबसे पहली जो विधि आती है उसका नाम है वंशावली, जिसको हम पेडिग्री मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप भी अपने साथ में कॉपी पेन लेकर बैठेगा और इसके प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं वंशावली विधि है, जो पेडिग्री जो मेथड होता है, इसके द्वारा अगर हम किसी भी फसल की अगर नई किस्म विकसित करते हैं तो उसमें कितने वर्ष का समय लगता है। तो याद रखिएगा, उसके अंदर 12 वर्ष का समय लगता है। कहने का शाब्दिक अर्थ ये है कि अगर मान लेते हैं हम कोई भी फसल की नई किस्म विकसित करना चाहते हैं वंशावली विधि की सहायता से, तो उसकी शुरुआत जब हम 2023 से करेंगे तो आज के 12 साल बाद में वो नई किस्म हमको प्राप्त होगी। तो अगर 2023 में हम शुरुआत करते हैं तो 2035 में जाकर हमें नई किस्म प्राप्त होगी जो किसानों के लिए वो अनुकूल होगी। ठीक है ना। तो इसमें कितना वर्ष का समय लगता है? 12 वर्ष का समय लगता है। तो अब हम देखते हैं वंशावली विधि से संबंधित 3 महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको याद रखनी है। उसके बाद में हम इसका सारांश देखेंगे, फिर इसकी विधि के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि विधि बहुत ही कॉम्प्लिकेट होती है। अगर एक विधि हम सेपरेट पढ़ने बैठेंगे तो दूसरी अन्य जितनी भी विधियां हैं उनको जब हम पढ़ेंगे तो दोनों का जो कंटेंट है वो आपस में मिक्स हो जाएगा। तो हम इसका सारांश देखेंगे, वो सारांश को याद कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम देखते हैं वंशावली विधि के अंदर एक रिकॉर्ड आता है जिसको बोला जाता है वंशावली रिकॉर्ड। एक इसके अंदर रिकॉर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं वंशावली रिकॉर्ड। कौन सा रिकॉर्ड होता है? वंशावली रिकॉर्ड। वंशावली रिकॉर्ड किसे कहते हैं? काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर सीधा सीधा पूछा जाता है। तो वंशावली रिकॉर्ड की बात करें तो किसे कहते हैं? तो वंशावली विधि में प्राप्त होने वाली वंशावली विधि में प्राप्त होने वाली सभी संततियां का एक अलग अलग रिकॉर्ड रखते हैं हम। अलग अलग क्या रखा जाता है? रिकॉर्ड रखा जाता है। और उसी रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? उसी रिकॉर्ड को वंशावली रिकॉर्ड या फिर हम कह सकते हैं पेडिग्री रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं। कहने का शाब्दिक अर्थ है कि हम जब वंशावली विधि से किसी भी फसल की नई किस्म विकसित करते हैं उसमें क्या 12 वर्ष का समय लगता है। तो उसके दौरान अलग अलग जनरेशन प्राप्त होती है। कभी हमें F1 पीढ़ी प्राप्त होगी, कभी हमें F2 पीढ़ी प्राप्त होगी, कभी हमें F3 पीढ़ी प्राप्त होगी। ऐसे करते करते हमें F11 तक हम पहुंचेंगे। ठीक है ना। F11 तक पहुंचेंगे तो 12 वर्ष लगते हैं, और उसके अंदर कितनी पीढ़ियां हमें प्राप्त होगी? हमें अलग अलग तरह की 11 पीढ़ियां प्राप्त होगी। ठीक है ना। अब अलग अलग पीढ़ी के अलग अलग विशेषता हो सकती है। जैसे उदाहरण के रूप में हम बात करते हैं F1 पीढ़ी के अंदर जो हमें संतति मिलेगी उसके कैरेक्टर, उसका जीनोटाइप, उस किस्म का फिनोटाइप हो सकता है F3 से अलग हो। F3 का जो भी जीनोटाइप फिनोटाइप होगा वो F7 से अलग हो। ठीक है ना। तो इन सब का पर्टिकुलर एक रिकॉर्ड रखा जाता है, और उसी रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? वंशावली रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो पहला जो टर्म आता है इसके अंदर वंशावली रिकॉर्ड क्या होता है वो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होता है। ठीक है। अब हम इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो क्या आता है? तो इसके अंदर अगला पॉइंट आता है हमारे वंशावली विधि के अंदर जो F2 पीढ़ी, वंशावली विधि के अंदर जो F2 पीढ़ी होती है वह उसके बाद की पीढ़ी, उसके बाद की जितनी भी जनरेशन आती हैं F2 पीढ़ी, व उसके बाद की जितनी भी जनरेशन आती हैं, उसके बाद की जितनी भी जनरेशन आती हैं उनको पीढ़ी, उसके बाद की जितनी भी पीढ़ियाँ आती हैं उनको क्या किया जाता है? उनको हम एकल पादप संतति में उगाते हैं। किस में उगाते हैं? एकल पादप संतति के रूप में उगाते हैं। ठीक है ना। एकल पादप संतति के रूप में अलग अलग कतारों में उगाते हैं। एकल पादप संतति का अर्थ होता है कि हमने एक रो यहाँ लगा दी, दूसरी रो यहाँ लगा दी, तीसरी रो यहाँ लगा दी, चौथी रो यहाँ लगा दी। अगर इस फॉर्मेट में हम किसी भी क्रॉप को उगाते हैं या किसी भी किस्म को उगाते हैं तो उसे हम बोलते हैं एकल पादप संतति के नाम से जानते हैं। और जब हम किसी फील्ड के अंदर नॉर्मली ऐसे ही
क्रॉप को लगा देते हैं, ये किस्म को लगा देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं समूह के रूप में उगाना, जिसको हम बल्क या फिर पुंज मेथड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये इनमें माइनर डिफरेंट होता है, ये भी एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जाता है कि जो पेडिग्री मेथड होता है उसके अंदर जो हम नई संततियों को उगाते हैं वो किस रूप में उगाते हैं, तो एकल पादप संतति में उगाते हैं और उनकी जो दूरी रखी जाती है वो समुचित दूरी पर उगाते हैं, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है पेडिग्री मेथड के अंदर, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम इसका सारांश के बारे में चर्चा करते हैं। अगर वो आपको सारांश या फिर इसकी जो भी समरी है वो समझ में आ गई तो यकीन मान के चलिए आपके जितने भी विधियां हैं उनके 50% की जो समस्या है वो याद करने के आपको यही समाधान हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसका सारांश के बारे में हम चर्चा करते हैं। सारांश की यदि हम यहाँ पर बात करें साथियों, तो जितने भी वर्ष दे रखे हैं, चाहे इस विधि की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो सारांश होगा इसका जो कॉन्सेप्ट होगा वो सभी विधियों के अंदर काम करेगा। मान लेते हैं हम बल्क की बात कर लेते हैं या फिर बेक्रॉस की बात कर लेते हैं, सभी के अंदर जो ईयर होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है ना। किसी में 14 वर्ष होता है, किसी में 6 वर्ष होता है, किसी में 7 वर्ष होता है, किसी में हमारे 9 वर्ष होता है, किसी में 10 वर्ष होता है, तो किसी में 4 वर्ष भी होता है, ठीक है ना। तो अलग अलग विधियों के अंदर अलग अलग ईयर होते हैं जिनकी सहायता से हम किस्म का विकास करते हैं किसी भी फसल के लिए। तो वंशावली विधि के अंदर हमारे कितने वर्ष हैं, 12 वर्ष हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, टुकड़ों में तोड़ देंगे, ठीक है ना। इनको हम क्या करेंगे, टुकड़ों में तोड़ देंगे। तो इसका जो सारांश हो जाएगा वो इस प्रकार से हो जाएगा। सारांश की यहाँ पर हम बात करें तो सारांश में इसके 12 वर्ष हैं, इन 12 वर्षों को हम क्या करेंगे, टुकड़ों में तोड़ देंगे। तो टुकड़ों में चीज़ें याद करना बहुत आसान होता है, तो वो हमारे एक फॉर्मेट के रूप में काम करेगा। सबसे पहले क्या करना है, हमें 1 से 3 वर्ष तक के मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। शुरू के सारांश के रूप में हो जाएगा। नंबर फर्स्ट जो स्टेप होगी उसके अंदर क्या होगा, 1 वर्ष से लेकर तीसरे वर्ष तक, ठीक है ना। 1 वर्ष से लेकर तीसरे वर्ष तक, ठीक है ना। इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें ध्यान रखिएगा जितने भी हमारे संतति होती हैं या फिर जितने भी हमारे पास में जनक होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको क्या किया जाता है, समुचित दूरी पर उगाते हैं। क्या करते हैं, उनको समुचित दूरी पर उगाते हैं। क्या करते हैं, उनको हम समुचित दूरी पर उगाते हैं, ठीक है ना। 1 से लेकर 3 वर्ष का जो हमारा टाइम पीरियड होता है उसके अंदर क्या करते हैं, जो भी हमारे पास में संतति होती है या फिर जो भी हमारे पास में जो भी वैरायटी होती है उनको क्या किया जाता है, समुचित दूरी पर उगाया जाता है। और भी इसके अंदर बीज याद रखने रहते हैं हमें, 1-2 पॉइंट और भी होते हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। बाकी जो भी अदर पॉइंट होंगे वो हम जब इसके बारे में विस्तार से देखेंगे तब हम देखेंगे। तो समुचित दूरी पर हम 1 से लेकर 3 वर्ष तक के बीच में जो भी हम क्रिया करते हैं उनको, जो भी हमारे पास में संतति होती है उनको क्या करते हैं, हम समुचित दूरी पर उगाते हैं। किसको उगाते हैं, तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर जो हमारी संतति होती है, ठीक है ना, उसको हम क्या करते हैं, समुचित दूरी पर उगाते हैं। उसके बाद नंबर सेकंड जो स्टेप आती है वो आती है 4 से लेकर 5 वर्ष के लिए, ठीक है। यानी कि चौथा और जो 5वां वर्ष होता है उसके अंदर जो हमें तीसरे वर्ष से जो नई संतति प्राप्त होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, चौथे व 5वें वर्ष में इनको हम क्या करते हैं, एकल पादप वर्ण में उगाते हैं। एकल पादप संतति में उगाते हैं, एकल पादप संतति में उगाते हैं। किस में उगाते हैं, एकल पादप संतति में उगाते हैं, ठीक है ना। कि चौथे और 5वें वर्ष के अंदर जो हमें संतति जो प्राप्त होती है उसको हम किस में उगाते हैं, एकल पादप संतति के रूप में उगाते हैं। यानी कि इसको हम इस प्रकार से समुचित दूरी पर उगाते हैं और इस प्रकार से हम क्रॉप को उगाते हैं या संतति को उगाते हैं। इस फॉर्मेट को बोलते हैं एकल पादप संतति को उगाना समुचित दूरी पर, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में नंबर थर्ड जो हमारा स्टेप होता है वो आता है हमारे ईयर 6 और 7वें वर्ष में हम क्या करते हैं, ठीक है ना। 6ठे और 7वें वर्ष में हम क्या करते हैं, तो याद रखिएगा 6ठे और 7वें वर्ष में हम क्या करते हैं, जो हमें 5वें वर्ष के अंदर जो भी संतति प्राप्त हुई थी उन सभी संततियों को हम क्या करते हैं, 1 से 3 कतार में उगाते हैं। 1 से 3 कतार के रूप में उगाते हैं। किस में उगाते हैं, 1 से 3 के कतार के रूप में उनको हम उगाते हैं, ठीक है ना। यानी कि पहले हमने इसको अलग अलग एकल पादप संतति के रूप में उगाया था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, 3-3 कतारों में उगाएंगे। तो इनका जो फॉर्मेट हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, इस प्रकार से इसका फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है ना।
इस प्रकार से इसका फॉर्मेट हो जाएगा, यानी कि हमने 3 कतारों को एक साथ में उगाया, फिर थोड़ा गैप दे दिया, फिर 3 कतारों को उगाया, फिर एक गैप दे दिया, फिर 3 कतारों को उगाया, फिर एक गैप दे दिया, फिर 3 कतारों को उगाते। तो ऐसे फॉर्मेट को हम बोलते हैं 1 से 3 कतारों के रूप में उगाना संतति को। और वो जो क्रिया की जाती है वो कौन से वर्ष में की जाती है, तो छठे और 7वें वर्ष के अंदर ये क्रिया सम्मिलित रूप से अपनाई जाती है, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद में ईयर आता है, हमारे चौथा स्टेप आता है, और ईयर कौन सा आता है, 8वां वर्ष आता है। कौन सा वर्ष आता है, 8वां वर्ष आता है, ठीक है ना। 8वें वर्ष में क्या किया जाता है, तो इसमें याद रखिएगा जो हमें 7वें वर्ष से जो भी हमें बीज प्राप्त होते हैं या जो भी संतति प्राप्त होती है उसको हम उगाते हैं, और उगाने के बाद में उसका क्या किया जाता है, प्रारंभिक उपज परीक्षण किया जाता है। उसका क्या किया जाता है, प्रारंभिक उपज परीक्षण करते हैं। उसका क्या हम करते हैं, प्रारंभिक उपज परीक्षण किया जाता है, ठीक है ना। जो हमें 7वें वर्ष से जो भी हमें सीड प्राप्त हुए थे या जो भी संतति प्राप्त हुई थी जो हमने चयन किया था, उसके बाद में उसको हम उगाते हैं 8वें वर्ष में, और उगाने के बाद में उसका क्या किया जाता है, प्रारंभिक उपज परीक्षण किया जाता है। और जिसको इंग्लिश के अंदर हम मुख्य रूप से प्रारंभिक को हम बोलते हैं प्राइमरी यील्ड टेस्ट के नाम से जानते हैं, यानी कि PYT किया जाता है। तो किसमें किया जाता है, 8वें वर्ष में किया जाता है, ठीक है। और न्यू टाइप के अंदर एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है कि वंशावली विधि के अंदर जो प्रारंभिक उपज परीक्षण होता है वो किस वर्ष किया जाता है। तो ये याद रखिएगा किस वर्ष किया जाता है, वो 8वें वर्ष के अंदर किया जाता है। और किस पीढ़ी में किया जाता है, तो 7वें पीढ़ी के अंदर किया जाता है। अब वो 7वीं पीढ़ी कब आएगी, वो अभी जब हम इसके सेपरेट पढ़ेंगे तब आपको ऑटोमेटिक चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारे यहाँ पर 5वां स्टेप। 5वें स्टेप में क्या आता है, वर्ष सुनिएगा 9, 10 और 11 वर्ष, ठीक है ना। यानी कि लगातार 3 वर्ष तक 9, 10, 11 जो 3 वर्ष होते हैं, इन तीनों वर्ष में क्या किया जाता है, जब हम प्राइमरी उपज परीक्षण कर लेते हैं या फिर प्रारंभिक उपज परीक्षण कर लेते हैं, और परीक्षण करने के बाद में मान लेते हैं हमने 500 बीजों का परीक्षण किया था, ठीक है। मान लेते हैं हमने 500 बीजों का परीक्षण किया था, और उसमें से परीक्षण करने के बाद में हमने माना कि उसमें से केवल 100 बीज ऐसे हमको प्राप्त हुए जो आगे और हमें नई संतति के रूप में सीड दे सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, वो जो 100 बीज हमको मिले थे उनको हम उगाएंगे, और उनको उगाने के बाद में हम क्या करते हैं, उनका समन्वित उपज परीक्षण करते हैं। क्या करते हैं, समन्वित उपज, उनका क्या किया जाता है, समन्वित उपज परीक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है, समन्वित उपज परीक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है, समन्वित उपज परीक्षण, ठीक है। तो लगातार 3 वर्ष तक 9, 10 और 11 तीनों वर्ष तक क्या किया जाता है, समन्वित उपज परीक्षण करते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। और लास्ट का जो हमारा छठा जो स्टेप आता है वो कौन सा आता है, हमारे 12वां वर्ष, ठीक है। 12वां वर्ष, और 12वें वर्ष में क्या किया जाता है, 12वें वर्ष में जो भी समन्वित उपज परीक्षण करने के बाद में जो, जैसे हमने 100 बीजों का समन्वित उपज परीक्षण किया था, अब 100 बीजों में से मान लेते हैं 50 बीज ऐसे मिले जो काम के हैं, और 50 बीज ऐसे मिले जो हमारे कोई काम के नहीं है। तो जो हमें 50 बीज जो प्राप्त हुए थे जो हमारे काम के थे, उनका क्या किया जाता है, यहाँ पर गुणन किया जाता है। क्या किया जाता है, गुणन किया जाता है। वह फिर उसका क्या कर दिया जाता है, वितरण कर दिया जाता है, यानी कि फार्मर तक पहुंचा दिया जाता है। और ये जो पहुंचाया जाता है वो या तो राष्ट्रीय बीज निगम के द्वारा पहुंचाया जाता है या फिर राज्य बीज निगम के द्वारा ये पहुंचा दिया जाता है। तो ये हमारा पूरा सारांश होता है, ये पूरा सारांश आपको याद रखना, ठीक है ना। तो इसका सारांश उम्मीद आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर इसको देख लेते हैं सारांश। 1 से 3 वर्ष में तो समुचित दूरी पर उगाते हैं, ठीक है ना। समुचित दूरी का कहने का शाब्दिक अर्थ होता है, मान लेते हैं ये एक हमारा फील्ड है जहां पर हम किसी को उगा रहे हैं, तो एक को यहां पर उगा दिया, एक को यहां पर, एक को यहां पर, इसको बोलते हैं समुचित दूरी पर उगाना, ठीक है। उसके बाद में क्या किया जाता है, चौथे और 5वें वर्ष में एकल पादप संततियां इस तरह से उगाते हैं 2 वर्ष में, और 6ठे 7वें वर्ष में 1 से 3 कतार के रूप में उगाया जाता है, इस फॉर्मेट में उगाते हैं। और 8वें वर्ष में प्रारंभिक उपज परीक्षण किया जाता है, और लगातार 9, 10, 11 यानी कि जो 3 वर्ष होते हैं उसमें समन्वित उपज परीक्षण, लास्ट में उसका गुणन व वितरण करके उसको किसानों तक पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। ये होता है इसका पूरा सारांश, और यही फॉर्मेट आपको हर एक विधि के अंदर अपनाना है। जब भी आप पढ़ो तो सबसे पहले उसका सार लिख लेना, ताकि आपको वो चीज़ें कम से कम, पहले कुछ चीज़ हमको याद नहीं हो रही थी, अब कम से कम 30% तो हमको चीज़ याद हुई। अगर 30% चीज़ आपको ये फॉर्मेट याद है तो एग्जाम के अंदर अगर प्रश्न आता है ये वाला, तो आप इस फॉर्मेट के आधार पर अच्छे से उस क्वेश्चन को करके आ जाओगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इससे संबंधित और जो 2 विधियां हैं हमारे, एक तो बल्क मेथड और एक हो जाएगा हमारे बैक क्रॉस मेथड, उसको भी यहाँ पर हम रिलेट कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, कोई से भी विधि आए
ठीक है ना, कोई सी भी विधियां हैं उसके अंदर जो लास्ट के जो 4 जो वर्ष होंगे वो सेम रहेंगे। कहने का शाब्दिक करते हैं, मान लेते हैं हम बल्क मेथड की बात कर लेते हैं। जो हमारा बल्क मेथड जो होता है, बल्क मेथड जो हमारा बल्क मेथड होता है, इसको कितना समय लगता है, 14 वर्ष का समय लगता है। यानी कि अगर आज कोई हम बल्क विधि की सहायता से अगर कोई किस्म विकसित करना चाहते हैं तो वो लगभग 2037 में जाकर कंप्लीट होगी, ठीक है ना। तो करना क्या है, अगर 14 वर्ष का समय लग रहा है तो 14 वर्ष का जो इसका जो लास्ट के जो 4 साल होंगे उसके अंदर यही प्रोसेस अपनाई जाएगी। लास्ट के 4 साल में क्या किया जाएगा, तो जो लास्ट का जो ईयर रहेगा उसके अंदर तो क्या करेंगे, गुणन व वितरण करेंगे, ठीक है। और उसके पहले वाले जो 3 साल रहेंगे, यानी कि 14 हमने निकाल दिया, उसके बाद में 13 बचे, यानी कि 11, 12 और 13वां जो वर्ष रहेगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, समन्वित उपज परीक्षण करेंगे। और इसका जो 9वां वर्ष जो रहेगा, इसका जो 10वां वर्ष जो रहेगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रारंभिक उपज परीक्षण करेंगे। तो ये लास्ट के जो आपको 5 ईयर दिखाई दे रहे हैं, 8, 9, 10, 11 और 12, तो ये जो लास्ट के जो तीनों चरण हैं ये सभी के अंदर सेम रहेंगे, चाहे बे क्रॉस आ जाए, बल्क आ जाए या फिर हमारे पेडिग्री आ जाए, ठीक है ना। यानी कि लास्ट के जो 5 वर्ष रहेंगे उसके अंदर हमारे प्रारंभिक उपज परीक्षण होगा, उसके बाद में लगातार तीसरा जो ईयर रहेगा उसके अंदर हमारे समन्वित उपज परीक्षण होगा, लास्ट के साल में क्या हो जाएगा, गुणन व वितरण हो जाएगा। ये इसका फॉर्मेट होता है आसानी से याद करने का। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो इसको नोट डाउन कीजिए। फिर हम पर्टिकुलरली इस विधि को अब हम विस्तार से देखते हैं। बाकी जितने भी समझाने की जो चीज़ें थी वो मैंने अच्छे से समझा दी इसको। अब हम इसके अंदर देखते हैं, अब इसके अंदर हम देखते हैं इसका पूरा एक स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि 1 से 3 वर्ष में समुचित दूरी पर उगाते हैं तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा, वो सारा फॉर्मेट हम देखने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो अब इसका आप डालना प्रोसीजर या फिर इसको पेडिग्री विधि की प्रोसीजर क्या होता है या फिर किस प्रोसेस की सहायता से हम आसानी से नई किस्म का विकास कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला हमारे जो आता है वो क्या आता है, पेरेंट्स आता है, ठीक है ना। जो हमारा फर्स्ट ईयर जो रहेगा, फर्स्ट ईयर जो रहेगा इसमें क्या होता है, तो इसके अंदर 2 हमारे पेरेंट्स होते हैं, P1 पेरेंट्स और P2 पेरेंट्स, ठीक है ना। P1 पेरेंट्स और P2 पेरेंट्स, जिसके अंदर जो हमारे जो किस्म जो भी हमारे सभी किस्म होती है या जो भी सीड होता है वो क्या होता है, P1 और P2 के जो भी ये जनक होते हैं। तो इसके अंदर जो पॉइंट याद रखना वो क्या हो जाएगा, जनक के मध्य क्या करवाते हैं, संकरण करवाते हैं। क्या करवाते हैं, संकरण करवाते हैं, ठीक है। क्या करवाते हैं, संकरण करवाते हैं। और अब संकरण कब होता है, तो जो हमारे P1 और P2 जो हमारे पास में P1 और P2 के अंदर जो भी सीड हैं उनको हम क्या करते हैं, समुचित दूरी पर उगाते हैं। तो मैंने यही बताया था आपको, 1 से लेकर 3 तक जो वर्ष होते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, समुचित दूरी पर उगाते हैं। तो जनकों को हम समुचित दूरी पर उगाते हैं और उनका क्या करते हैं, उनके मध्य संकरण करवाते हैं, ठीक है। जैसे ही संकरण करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, यहाँ पर F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। हमें क्या प्राप्त होती है, यहाँ पर हमारे F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, ठीक है। और यहाँ पर ईयर कौन सा आ जाएगा, सेकंड ईयर कौन सा आ जाएगा, सेकंड ईयर आ जाएगा। कौन सा ईयर आ जाएगा, सेकंड ईयर आ जाएगा। और जनरेशन कौन सी आ जाएगी, F1 पीढ़ी आ जाएगी। कौन सी पीढ़ी आ जाएगी, यहाँ पर हमारे F1 पीढ़ी, ठीक है ना। कौन सी पीढ़ी आ जाएगी, यहाँ पर हमारे F1 पीढ़ी आ जाएगी। अब संकरण हो गया इनके बाद में, संकरण होने के बाद में जो F1 पीढ़ी बनेगी उसमें क्या हो जाएगा, तो उसमें याद रखिएगा उसके अंदर भी सेम यही डायग्राम बनेगा। हमारे जो भी हमारे जनक के मध्य संकरण हुआ और उससे जो हमें F1 पीढ़ी प्राप्त हुई थी, इसमें क्या करते हैं, इसके अंदर याद रखिएगा, इसके अंदर जो भी हमारे संतति होती है, संतति को क्या किया जाता है, संतति को समुचित दूरी पर उगाते हैं। संतति को समुचित दूरी पर उगाते हैं वह F2 बीज प्राप्त करते हैं। उसे क्या प्राप्त करते हैं, F2 बीज प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। F2 बीज प्राप्त करते हैं, यानी कि जो हमने F1 पीढ़ी के अंदर जो बीज उगाए थे उनको हमने समुचित दूरी पर उगाया, उनके बीच में क्रॉस हुआ, क्रॉस होने के बाद में हमें क्या प्राप्त होता है, F2 बीज प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद में हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, ये जो हमें प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें F2 बीज प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, F2 बीज प्राप्त हो गया, ठीक है। और ये जो पीढ़ी हो जाएगी, ये कौन सी पीढ़ी हो जाएगी, F2 पीढ़ी हो जाएगी। कौन सी, F2 पीढ़ी हो जाएगी। और ईयर कौन सा हो जाएगा, ये हमारे
थर्ड ईयर हो जाएगा। कौन सा ईयर हो जाएगा? थर्ड ईयर हो जाएगा। अब थर्ड ईयर में क्या क्या किया जाता है तो वो हमें याद रखना, ठीक है ना। थर्ड ईयर में क्या क्या घटना घटित होती है तो वो हमें याद रखना। मैंने स्टार्टिंग में बताया था 1 से लेकर 3 तक जो वर्ष होते हैं उसमें हम समुचित दूरी पर उगाते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, F2 बीज हमको यहाँ पर प्राप्त हो गए थे, ठीक है, ये F2 बीज प्राप्त हो गए। अब F2 बीज जो हमें हजारों की संख्या में F2 बीज प्राप्त हुए थे उसमें से हमको केवल लेना है 2000 से लेकर, हमें लेना है 2000 से 10,000, ठीक है ना। जो हमें हजारों की संख्या में बीज प्राप्त हुए थे F2 पीढ़ी के अंदर, उसमें क्या करना है हमको, केवल उत्कर्ष लक्षण वाले केवल 2000 से 10,000 बीज का 2000 से लेकर 10,000 बीज को क्या करते हैं हम, समुचित दूरी पर उगाते हैं। क्या करते हैं उनको समुचित दूरी पर उनको उगाते हैं। क्या करते हैं उनको समुचित दूरी पर उगाते हैं, ठीक है। समुचित दूरी पर उगा लिया हमने। पहली घटना तो इसके अंदर यह घटित होगी कि जो हमें हजारों की संख्या में बीज प्राप्त हुए थे उसको हम 2000 से 10,000 बीज का चयन करते हैं और उनको हम क्या करते हैं, समुचित दूरी पर उगाते हैं। समुचित दूरी पर उगाते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, जैसे समुचित दूरी पर उनको उगा लिया जाता है तो समुचित दूरी पर उगाते हैं, फिर इनका मध्य क्रॉस होता है, संकरण होता है। संकरण होने के बाद में हमें जो नए बीज प्राप्त होते हैं, नए बीज प्राप्त होते हैं तो वो जो नए बीज जो पौधे, नए बीज के जो पौधे हमें प्राप्त होते हैं तो हमें क्या करना है, 2000 से 10,000 जो पौधे लिए थे इसमें से हमें उत्कर्ष लक्षण वाले जो हमारे पौधे होते हैं उनकी संख्या को कलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो थर्ड ईयर होगा उसी में से जो हमने 10,000 पौधे लिए थे उसमें से अब हम क्या करेंगे, केवल उत्कर्ष लक्षण वाले जो पौधे होंगे और उनकी जो भी संततियां होंगी उनका चयन करेंगे। तो मान लेते हैं हमने 10,000 में से हमको 100 से लेकर 500 उत्कर्ष लक्षण वाले हमको पौधे प्राप्त हो गए, ठीक है ना। पौधे प्राप्त हुए। ये जो घटना होती है ये सब की सब घटना किसमें होती है, ये हमारे थर्ड ईयर और F2 पीढ़ी के अंदर होती है। F2 पीढ़ी में मेनली 2 बातें याद रखनी है आपको, समुचित दूरी पर उगाते हैं, कितने पौधे लेते हैं तो या कितने बीज लेते हैं तो 2 से 10,000 बीज लेते हैं और इनको हमने उगाया, क्रॉस हुआ, क्रॉस होने के बाद में जो भी बीज प्राप्त हुए तो उनकी जो संख्या होगी वो कितनी होगी, वो हमें लेनी है 100 से लेकर 500 उत्कर्ष लक्षण वाले जो भी प्लांट होंगे उनका हमको चयन करना, ठीक है। उसके बाद में जो हमारे जो जनरेशन आएगी वो कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर हमारे F3 पीढ़ी होगी। कौन सी पीढ़ी होगी, F3 पीढ़ी होगी। और ईयर कौन सा होगा तो वो हो जाएगा हमारे 4th ईयर हो जाएगा। कौन सा ईयर हो जाएगा, 4th ईयर हो जाएगा। और मैंने आपको 4th ईयर और 5th ईयर की विशेषता बताई हुई है कि इसके अंदर क्या किया जाता है, जो भी हमें F3 के अंदर जो बीज मिले थे उनको हम किस में उगाते हैं, एकल पादप संतति में उगाते हैं। किस में उगाते हैं उनको हम एकल पादप संतति में उगाते हैं। किस में उगाते हैं, एकल पादप संतति में उगाते हैं। तो इसकी मुख्य विशेषता क्या हो जाएगी, इसको हम एकल पादप संतति में उगाते हैं। क्या हो जाएगा इसमें, एकल पादप संतति में उगाते हैं, ठीक है ना। और किन को उगाते हैं एकल पादप संतति को, तो जो हमें ये 100 से 500 जो बीज प्राप्त हुए थे इन बीजों को हम क्या करते हैं, एकल पादप संतति में उगाते हैं। और ये किसकी विशेषता होती है तो 4th ईयर की विशेषता होती है। और जनरेशन कौन सी हो जाएगी तो ये तीसरी पीढ़ी हो जाएगी, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब क्या किया जाता है तो इसको अब मैं मिटाता हूँ। अब हमारे जो ईयर आता है वो कौन सा आता है, 5th ईयर आता है। कौन सा ईयर आता है, 5th ईयर, ठीक है ना। इसको पूरे को अच्छे से मिटा देते हैं। अब हमारे पास में क्या बचा हुआ है, हमें थर्ड ईयर से जो प्राप्त हुए थे, जो हमें थर्ड ईयर से F3 पीढ़ी प्राप्त हुई थी उनको हमने क्या किया, एकल पादप संतति में उगाया, ठीक है। अब हमारे इसके बाद में जो F3 की जगह अब कौन सी पीढ़ी आ जाएगी, यहाँ पर हमारे F4 पीढ़ी आ जाएगी। और यहाँ पर ईयर कौन सा हो जाएगा, ईयर हो जाएगा हमारे 5th ईयर। कौन सा ईयर हो जाएगा, 5th ईयर हो जाएगा। और 5th ईयर में अभी मैंने आपको बताया था इसमें भी क्या किया जाता है तो 4थे और 5वें वर्ष में क्या किया जाता है, एकल पादप संतति उगाते हैं। तो सेम वो की वही चीज़ हो जाएगी, इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, एकल पादप संतति में उगाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, F3 पीढ़ी की क्रिया अपनाते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, F3 पीढ़ी जो थी उसके अंदर जो भी हमने प्रोसेस अपनाई थी वो की वही सेम किसके अंदर हम अपनाते हैं, 5th ईयर के अंदर अपनाते हैं। या फिर F4 पीढ़ी को प्राप्त करने के लिए हम थर्ड जो जनरेशन होती है सेम वो की वही क्रिया अपनाते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी हमारे कौन से 5th ईयर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आता है ईयर 6। अब ईयर कौन सा आता है, 6th ईयर आता है, ठीक है। कौन सा ईयर आता है,
6th ईयर आता है और जनरेशन कौन सी बनेगी, F5 पीडी बनेगी। कौन सी जनरेशन बनेगी, F5 पीडी बनेगी। और इसकी मैंने बताया था 2 वर्ष, 6 और 7वां जो हमारा वर्ष होता है उसके अंदर क्या किया जाता है, उनको जो भी हमारे संतति होती हैं उनको हम क्या करते हैं 1 से 3 की कतारों में उगाते हैं, ठीक है ना। तो F3 पीडी को क्रिया को अपनाते हैं। तो F4 हमें यहाँ पर प्राप्त हुई थी। तो इसमें क्या करते हैं हम 1 से 3 की कतारों में उगाते हैं। क्या करते हैं 1 से 3 की कतारों में इस तरह से उगाते हैं, ठीक है। तो इसकी विशेषता हो जाएगी F4 पीढ़ी से प्राप्त F4 पीढ़ी से प्राप्त बीज को, या यहाँ पर हम संतति लिख देंगे तो अच्छा हो रहेगा, F4 पीढ़ी से प्राप्त संतति को 1 से 3 की कतारों में उगाना, 1 से 3 की कतारों में उगाना, ठीक है। ये किसकी विशेषता हो जाएगी, तो ये हमारे 5th ईयर, छठे जो हमारा 6th ईयर होता है उसकी विशेषता हो जाएगी। और ये F5 जो पीढ़ी होती है उसके अंदर ये सारे फॉर्मेट अपनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो हमारे जनरेशन आती है वो आती है कौन सा, 6th ईयर आता है, ईयर तो आता है 6th ईयर। और जनरेशन जो आती है वो कौन सी आती है, हमारे F6 पीढ़ी आती है। कौन सी आती है, F6 पीढ़ी आती है। F6 में क्या किया जाता है, सेम जो F6 के अंदर, सॉरी F5 के अंदर जो क्रिया अपनाई थी हमने वो की वही सेम इसी के अंदर किया जाता है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इनको हम एकल पादप 1 से 3 की कतारों में उगाते हैं। तो इसमें भी सेम वर्क का वही फॉर्मेट हो जाएगा। या फिर यहाँ पर हम लिख देते हैं F5 के समान, F5 के समान, ठीक है ना। F5 के समान जो भी क्रिया होती है वो सारी की सारी इसके अंदर हम अपनाते हैं, किसके अंदर, F6 पीढ़ी को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद में हमारे कौन सी जनरेशन आती है, हमारी जनरेशन आती है F7 जनरेशन आती है। और ईयर कौन सा हो जाएगा, 8th ईयर हो जाएगा, यानी कि हम लास्ट वाली स्टेज में पहुंच गए। और लास्ट वाली स्टेज के अंदर मैंने बताया था आपको, किसी भी विधि के अंदर जो लास्ट के जो 5 साल होते हैं उसके अंदर हम एक तो करते हैं प्रारंभिक उपज परीक्षण, उसके बाद में लगातार 3 साल तक समन्वित उपज परीक्षण किया जाता है। और उसके लास्ट का जो वर्ष होता है उसके अंदर हम करते हैं गुणन और वितरण करते हैं उसका, ठीक है ना। तो हमारे पास में 8वां वर्ष आ गया। 8वें वर्ष में हम क्या करेंगे, जो हमारे F6 जो जनरेशन से जो भी हमको संतति प्राप्त हुई थी उसका हम क्या करते हैं, प्रारंभिक उपज परीक्षण करते हैं। और प्रारंभिक उपज परीक्षण करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, ये खेत में उगाते हैं। और खेत में उगाने के लिए हम इसको खेत में उगाते हैं। तो उसका जो डायग्राम हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है ना। कैसा हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो इस फील्ड के अंदर हमने एकल पादप संततियों को उगाया। और ये इसके अंदर हम क्या करते हैं, तो प्रारंभिक उपज परीक्षण करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, प्रारंभिक उपज परीक्षण, इसमें क्या किया जाता है, तो प्रारंभिक उपज परीक्षण करते हैं। क्या करते हैं, प्रारंभिक उपज परीक्षण करते हैं, ठीक है ना। जो हमें इसका अगर पूरी लाइन लिखना चाहो तो लिख लेना, F6 से प्राप्त संततियों को खेत में उगाया जाता है, फील्ड में उगाया जाता है। और उसका फिर क्या किया जाता है, प्रारंभिक उपज परीक्षण या फिर प्राइमरी यील्ड टेस्ट किया जाता है, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद में हमारा अगले जो जनरेशन आती है वो कौन सा हो जाएगा, अब मैं इस वाले को मिटा देता हूँ, ठीक है ना। अब इसके अंदर हो जाएगा हमारे ईयर, तो कौन सा हो जाएगा, 9वां ईयर हो जाएगा। ईयर कौन सा हो जाएगा, 9th ईयर हो जाएगा। और जनरेशन कौन सी हो जाएगी, F8 पीढ़ी जनरेशन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, F8 जनरेशन हो जाएगी, सॉरी पूरा लिखना है इसको। ईयर कौन सा हो जाएगा, 9th, 9, 10। और जो हमारा 11वां जो वर्ष होता है, 11वां वर्ष, और इसकी जो जनरेशन हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, F8 से लेकर F8, 9 और 10, ठीक है ना। F8, 9 और F10 तक क्या किया जाता है, इसका हम समन्वित उपज परीक्षण करते हैं। क्या करते हैं, समन्वित उपज परीक्षण करते हैं। तो समन्वित उपज परीक्षण का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो कैसा होता है, इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। कैसा होता है, इस प्रकार से होता है, ठीक है। प्रतीक चिन्ह कैसा होता है, समन्वित उपज परीक्षण का इस तरह से होता है। इसको 3 क्यों बनाया गया, तो हमारे पास में 3 ईयर हैं, 3 पीढ़ियाँ हैं। तो 1 वर्ष का ये हो जाएगा, 1 वर्ष का ये, 1 वर्ष का ये। तो ये इस प्रकार से 3 कॉलम बने हुए हैं जो तीनों वर्ष को अलग अलग दर्शा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और इन सभी का क्या किया जाता है, यहाँ पर हम समन्वित उपज परीक्षण करते हैं। क्या करते हैं, समन्वित उपज परीक्षण करते हैं। तो समन्वित उपज परीक्षण लास्ट के जो हमारे 3 साल होते हैं उसके अंदर किया जाता है, ये आपको याद रखना, ठीक है। उसके बाद में हमारा आता है 11 वर्ष हो गए। और ये 12वां वर्ष आता है
12th ईयर हो जाएगा हमारे यहाँ पर। और जनरेशन जो हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, F11 जनरेशन हो जाएगी। कौन सी जनरेशन हो जाएगी, 11वीं जनरेशन हो जाएगी। और इसके अंदर क्या किया जाता है, जो हमारे यहाँ पर इस फॉर्मेट के अंदर जो भी हमको सीड प्राप्त हुए थे या संतति प्राप्त हुई थी, उसको हम एक क्या करते हैं, एक लार्ज लेवल पर उसका प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना। वो उसका लार्ज लेवल पर इस तरह से प्रोडक्शन किया जाता है। और प्रोडक्शन होने के बाद में हम क्या करते हैं, उसका क्या कर देते हैं, गुणन व क्या कर देते हैं, वितरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गुणन व वितरण करते हैं, ये आपको याद रखना, ठीक है। तो इसी के साथ में हमारे पेडिग्री जो मेथड होती है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। उम्मीद आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया है वो अच्छे से याद रखना। इसका जो मैंने सारांश बताया है वो याद रख लेना। बाकी उसके आधार पर आपका पूरा का पूरा 99% केस में काम हो जाएगा। एग्जाम में आता है तो सारांश को अच्छे से पढ़ के चले जाना, तो पूरा का पूरा काम हो जाएगा। एक बार हम फटाफट से इसके अंदर जो भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है वो हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर मुख्य रूप से 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। पेडिग्री मेथड से जो न्यू टाइप की जो मैं बात कर रहा हूँ उसके अंदर 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है हमारे पीडीओ में से पूछा जाता है कि वंशावली विधि दे दी जाती है या पेडिग्री मेथड दे दिया जाता है। उसमें प्रश्न पूछा जाता है कि वंशावली विधि से संबंधित निम्न कथन सही हैं। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन की लैंग्वेज, वंशावली विधि से संबंधित कथन की सत्यता की जांच कीजिए। पहला, विकसित होने में 12 वर्ष का समय लगता है, विकसित होने में 11 पीढ़ियाँ होती हैं या फिर 12 पीढ़ियाँ होती है, ठीक है ना। इस प्रकार से 2 कथन दे देंगे। तो ध्यान रखिएगा, वर्ष पूछा जाए तो वर्ष तो कितने होंगे हमारे, वर्ष तो 12 होंगे, लेकिन याद रखिएगा पीढ़ियाँ कितनी होगी, 11 पीढ़ी होगी। कितनी पीढ़ी होगी, 11। इसके अंदर जनरेशन होगी, ये आपको याद रखना, ठीक है। पहला प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होता है। दूसरा प्रश्न होता है कि वंशावली विधि के अंदर किस वर्ष प्रारंभिक उपज परीक्षण किया जाता है, ठीक है ना। अगर वर्ष पूछे तो हमारा कौन सा ईयर हो जाएगा, 8वां ईयर हो जाएगा। अगर पूछे कि वंशावली विधि के अंदर किस जनरेशन के अंदर प्रारंभिक उपज परीक्षण किया जाता है, तो जो 7वीं पीढ़ी जो होती है उसके अंदर क्या किया जाता है, प्रारंभिक उपज परीक्षण किया जाता है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त और प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो वंशावली विधि होती है उसके अंदर कितने वर्षों तक हम एकल पादप संततियों में जो किस्म होती है उसको उगाते हैं। तो कितने एकल पादप संततियों के अंदर हम कितने 2 वर्ष तक उगाते हैं। जो चौथा और जो हमारा 5वां जो ईयर होता है उसके अंदर हम एकल पादप संततियां 2 वर्ष तक उगाते हैं, ठीक है। और कौन कौन सी जनरेशन बनती है, तो उसके अंदर हमारी जनरेशन बनती है, एक तो F3 बनती है और एक हमारी बनती है F4 बनती है, ठीक है। और अगला जो प्रश्न बनता है वो बनता है कि जो वंशावली विधि के अंदर 1 से 3 की कतारों में जो संततियों को उगाया जाता है वो किस वर्ष उगाया जाता है। तो 6ठे और 7वें वर्ष में क्या किया जाता है, इनको 1 से 3 की कतारों में उगाया जाता है। और इसके दौरान कौन कौन सी जनरेशन बनती है, तो F5 और F6 इसके अंदर जनरेशन बनती है, ये आपको याद रखना, ठीक है। इसी के साथ में हमारा आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स खुला पड़ा हुआ है, आपका जो भी फीडबैक हो वो जरूर दीजिएगा और सेशन कैसा लगा बताइएगा जरूर। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अभी तक अपने साथियों को शेयर नहीं किया तो जरूर इसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी अन्य विधि के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।